ठीक। तो आज देखेंगे यहाँ पे पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। ठीक। तो कल हमने पढ़ा था कि जो एक ही पदार्थ होता है, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य कौन सा बल कार्य करता है? ससंजक बल। तो जो ससंजक बल कार्य करता है वो ससंजक बल कैसा बल है? आकर्षण बल है। ठीक। तो जैसे हम देखते हैं कि कोई द्रव है यहाँ पे, तो कोई लिक्विड है, कोई द्रव है यहाँ पे, तो इसके जो अणु होंगे, इसके अणुओं के मध्य, इसके मॉलिक्यूल्स के मध्य भी यहाँ पे क्या होगा? ससंजक बल जो है वो कार्य करेगा। ससंजक बल को क्या बोलते हैं? कोहेसिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स, संसंजक बल जो होगा, इन अणुओं के मध्य कार्य करेगा। तो इसके कारण इस द्रव का जो पृष्ठ होता है, पृष्ठ यानी उसके ऊपर की जो सतह होती है, जैसे किसी गिलास में पानी को भरोगे, ठीक, जैसे किसी गिलास में पानी को भरोगे, इस गिलास में, तो ये पानी की क्या है? आपकी ऊपरी सतह है ये। तो इसको क्या बोलोगे आप? कि ये इस पानी का क्या है? स्वतंत्र पृष्ठ है, यानी इस पानी की क्या है? ये सरफेस है। तो इसकी सरफेस जो होती है वो हमेशा तनाव की स्थिति में रहती है। इसकी सरफेस हमेशा टेंशन की स्थिति में रहेगी, तनाव की स्थिति में रहेगी। ठीक। और इसके कारण ये कम से कम क्षेत्रफल को प्राप्त करने की प्रवृत्ति रखती है। ठीक है। तो इसकी सतह में अब क्या आ गया है? ससंजक बल के कारण इस द्रव की सतह पर एक तनाव आ गया है, एक टेंशन आ गया है। और इस द्रव की सतह क्या कर रही है? अब कम से कम एरिया को, कम से कम क्षेत्रफल को प्राप्त करने की इसमें प्रवृत्ति आ गई है, इसमें नेचर आ गया है। ठीक है। तो इस स्थिति में इसकी सतह पे जो टेंशन है, जो तनाव है, उसी को क्या बोलते हैं? पृष्ठ तनाव। ठीक है। तो पृष्ठ तनाव का मुख्य कारण क्या होता है? ससंजक बल होता है। ठीक है। तो हम देखते हैं कि द्रवों के अणुओं के मध्य ससंजक बल के कारण द्रव की स्वतंत्र पृष्ठ यानी उसकी सरफेस तनाव की स्थिति में रहती है। और उसमें कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। प्रवृत्ति यानी नेचर होता है। द्रव की सतह का यह तनाव ही पृष्ठ तनाव कहलाता है। तो उसकी सतह पर जो ये तनाव है, यही क्या कहलाता है? पृष्ठ तनाव। तो याद रखिए कि द्रव के अणुओं के मध्य कौन सा बल है? ससंजक बल। तो पृष्ठ तनाव का मुख्य कारण क्या होता है? तो बोलेगा पृष्ठ तनाव किसके कारण से होता है? तो आपको याद रखना है कि पृष्ठ तनाव ससंजक बल के कारण होता है। ठीक। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि पृष्ठ तनाव जो है किसी कारण से होता है? ये ससंजक बल के कारण होता है। और पृष्ठ तनाव में जो द्रव का पृष्ठ है वो कैसा रहेगा? तनाव की स्थिति में रहेगा। और उसमें क्या प्रवृत्ति होती है? तो उसमें कम से कम क्षेत्रफल। तो द्रव क्या करता है? तो द्रव कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करता है। बात समझ में आई? तो पृष्ठ तनाव ससंजक बल के कारण होता है, और इसमें जो द्रव है
वो क्या करेगा, कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करेगा। तो कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करेगा, तो जैसे हम देखते हैं कि बारिश में, है ना, जैसे बारिश है, बादल हैं ये, यहां से जब पानी गिरता है तो पानी की जो बूंदें होती हैं वो कैसी होती हैं, यहाँ पे इस प्रकार से जब नीचे गिरती हैं तो वो गोलाकार होती हैं। ठीक है, तो पानी की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं, तो यदि हम देखेंगे कि समान आयतन के लिए, समान आयतन के लिए, वॉल्यूम के लिए, जो गोलाकार पृष्ठ होता है, सतह होती है, का क्षेत्रफल न्यूनतम होता है, मिनिमम होता है। तो यदि पूछेगा समान आयतन के लिए, समान आयतन के लिए किस प्रकार की आकृति का क्षेत्रफल सबसे कम होता है, तो गोलाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, सबसे कम होता है। और पृष्ठ तनाव में यहां पे क्या कर रहा है, कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति है उसमें। तो इसके कारण जो पानी की बूंदें हैं, जब वो कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति रखेंगी तो वो कैसी हो जाएंगी, गोलाकार हो जाएंगी। ठीक है, तो हमें पता है कि पृष्ठ तनाव के कारण ही, पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी की बूंदें या बारिश की बूंदें बोल सकते हो, पानी की बूंदें, पारा भी होता है, पारा, पारा भी देख रहे होगे, पानी या पारे की बूंदें गोलाकार होती हैं। ठीक, तो ये पूछेगा कि पानी की या बारिश की या फिर पारे की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं, तो इसका कारण क्या होता है, पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव के बहुत से एग्जाम्पल हैं जो हम आगे देखेंगे। जैसे कि हम देखते हैं यदि कि जो ब्रश होता है ना, जैसे पेंटिंग करते हैं, ब्रश पेंटिंग किए होगे, है ना, या फिर दीवार पे पुताई वगैरह करते हैं, वो वाला ब्रश होता है, या फिर सेविंग करते हैं, वो वाला ब्रश होता है। तो ये सभी जो ब्रश होते हैं ये कैसे होते हैं, पतले पतले, इसमें क्या होते हैं, बाल होते हैं इस प्रकार से, ये तो पतले पतले बाल होते हैं, और ये सभी एक दूसरे से क्या होते हैं, सामान्यतः दूर दूर होते हैं, और इनके मध्य में क्या भरी हुई होती है, यहाँ पे वायु, दूर दूर रहेंगे एक दूसरे से। लेकिन जब इसको हम पानी में भिगो देते हैं तो पानी में भिगोने के बाद में क्या होगा, पानी में भिगोने के बाद ये एक दूसरे से ऐसे सट जाएंगे, एक दूसरे से ऐसे चिपक जाएंगे। ठीक है, पास पास आ जाएंगे। तो यहाँ पे पानी से भिगोने के बाद में क्यों पास पास आ गए, क्योंकि अब इनके चारों ओर क्या है, पानी का पृष्ठ है, और पानी का पृष्ठ जो है वो क्या करेगा, तनाव की स्थिति में रहेगा, कम से कम क्षेत्रफल घेरने की कोशिश करेगा, तो उसके कारण ये सभी बाल आपस में चिपक जाएंगे। ठीक है, जैसे देखे होगे तालाब में या गड्ढे में ऐसा पानी भरा होता है, ठीक है, तो उसके ऊपर में मच्छर या जो कीड़े होते हैं वो खेलते रहते हैं, यहाँ पे दौड़ते रहते हैं। डूबते हैं क्या वो, नहीं डूबते। किसके कारण नहीं डूबते हैं वो, क्योंकि इसके ऊपर जो जल है, पानी है, उसकी सतह पे क्या है, एक तनाव है, तो उस तनाव के कारण ये यहाँ पे नहीं डूबते हैं। ठीक है, इसी तरह से यदि किसी बर्तन में हम ऐसा जल ले लें, शांत जल होना चाहिए ऐसा, ठीक है, और इसके ऊपर में सुई को रख देंगे तो वो सुई इसमें नहीं डूबेगी, जबकि सुई जो है वो किसकी बनी होती है, मेटल की, धातु की बनी होती है, और उसका जो आपेक्षिक घनत्व होता है, ठीक है, उसका जो आपेक्षिक घनत्व होता है वो पानी की तुलना में 8 गुना अधिक होता है। तो जिसका अपेक्षित घनत्व ज्यादा होगा तो डूब जाना चाहिए, है ना, लेकिन वो नहीं डूबती है। क्यों नहीं डूब पाती है, क्योंकि इसकी सतह पे क्या है, तनाव है, टेंशन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये हल्की वस्तु हैं ये नहीं डूब रही हैं। या फिर हम देखेंगे कि जो कपूर होता है, कपूर का पाउडर यदि पानी के ऊपर डालोगे ना, इधर उधर से भागता है, तो वो क्यों भाग रहा है, वो क्यों नहीं डूब रहा है, पृष्ठ तनाव के कारण नहीं डूब रहा है। ठीक है, या फिर देखे होगे कि बारिश के पानी में जहाँ गड्ढे उड्ढे भरे होते हैं, है ना, नगर निगम वाले आते हैं, बोलते हैं मच्छर बहुत हो गए, मलेरिया फैल जाएगा, तो क्या डाल देते हैं उसमें, मिट्टी का तेल डाल देते हैं या कोई ग्रीस ऑयल वगैरह डाल देते हैं। तो क्यों करते हैं ऐसा, तो ऐसा करने से अब इसका पृष्ठ तनाव क्या होगा, घट जाएगा।
और पृष्ठ तनाव घटने से जो इसके ऊपर मच्छर हैं, उसके जो लार्वा होते हैं वो सब पानी के अंदर डूब जाएंगे। ठीक है, तो उससे जो नए मच्छर हैं वो पैदा नहीं होंगे वहां पे। जैसे कि हम कपड़े को धोते हैं, तो कपड़े को धोते के समय हम किसका यूज करते हैं? पानी का। यदि हम सिर्फ पानी से कपड़ा धोएंगे, ठीक, तो वो कपड़ा ठीक से साफ नहीं होगा। लेकिन यदि उसी कपड़े में हम साबुन मिला देते हैं, तो फिर उस कपड़े से गंदगी निकल जाती है। तो वहां पे साबुन मिलाने से पृष्ठ तनाव क्या होता है? घट जाता है। तो ऐसे बहुत से उदाहरण इसके हैं जो एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे आप नहा के निकलते हो तो आपके बाल गीले रहते हैं तो चिपके हुए रहते हैं, बाल सूख जाते हैं तो अलग अलग हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत से इसके उदाहरण होते हैं पृष्ठ तनाव के, उसको आगे देखेंगे, उसको बाद में लिखते हैं। पहले ये देखेंगे कि जो पृष्ठ तनाव है इसको हम गणितीय रूप से कैसे परिभाषित करेंगे, यानी इसको गणितीय रूप से इसकी गणना कैसे की जाएगी पृष्ठ तनाव की। ठीक है, इसका मात्रक क्या होना चाहिए, तो उसको यहाँ पे पहले देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि हम क्या लेते हैं, द्रव का एक ऐसा स्वतंत्र पृष्ठ ले लेते हैं। अब इस द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ पे हम क्या करते हैं, एक क्षैतिज लाइन ले लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं। अभी ये पूरा क्या है, द्रव है, ये पूरा द्रव यहाँ पे भरा हुआ है, ये उसकी ये सतह है। ठीक है, तो द्रव की सतह है ये। तो ये द्रव की सतह कैसी स्थिति में है? तनाव की स्थिति में है। तो द्रव की सतह जो है तनाव की स्थिति में है, क्योंकि इसमें क्या है, पृष्ठ तनाव है। तो हमने क्या लिया, एक इसमें काल्पनिक सरल रेखा ले ली। ठीक है, तो एक हमने काल्पनिक सरल रेखा, इमेजिनरी लाइन वहां पे ले ली। अब इस लाइन पे हम देखेंगे कि इसके इस तरफ भी पृष्ठ तनाव होगा, इस तरफ भी बल लग रहा होगा, इस तरफ भी पृष्ठ तनाव होगा। दोनों तरफ पृष्ठ तनाव के कारण क्या होगा, यहाँ पे बल कार्य कर रहा होगा। लेकिन हम दोनों तरफ के बल को नहीं लेंगे, हम किसी एक तरफ के बल को ले लेते हैं। तो यदि हम इस तरफ के बल को ले लें, इसको ना लें यहाँ पे, ठीक है, तो हम देखेंगे कि इस लाइन के लंबवत और जो यहाँ पर ध्रुव है, द्रव की सतह की स्पर्श रेखा पे एक बल कार्य कर रहा है। तो वह बल जो इस लाइन के, इस काल्पनिक लाइन के लंबवत है और द्रव के पृष्ठ की स्पर्श रेखा के अनुदिश है। ठीक है, तो वो बल जो इस लाइन पे कार्य कर रहा है वो क्या कहलाता है, इसका पृष्ठ तनाव कहलाता है। ठीक है, तो पृष्ठ तनाव जो होगा इसको बोलेंगे कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पर यूनिट लेंथ, वो जो लंबाई है, रेखा की लंबाई है। ठीक है, तो ये जो लंबाई है रेखा की, उस पर क्या कर रहा है, एक बल कार्य कर रहा है, दोनों तरफ करेगा, लेकिन हम किसी एक तरफ के बल को लेंगे। तो यहाँ पे इस रेखा की प्रति इकाई लंबाई पर, ये कैसी रेखा हमने ली है, ये काल्पनिक रेखा, हमने कहीं पे भी ले सकते हो आप। तो काल्पनिक जो रेखा है, इस काल्पनिक रेखा की प्रति इकाई लंबाई पे जो बल कार्य करेगा, ठीक है, उस बल को क्या बोलेंगे कि वो उस द्रव की सतह का क्या है, पृष्ठ तनाव है। ठीक, तो जो पृष्ठ तनाव है, इस पृष्ठ तनाव को हम क्या बोलेंगे, बल है, फोर्स है ये F, और ये क्या हो जाएगा, पर यूनिट लेंथ हो जाएगा। तो इसका जो SI मात्रक है, ठीक है, पहले इसमें एक लाइन लिख लो ऊपर में, उसमें लिखिए, पहले एक लाइन लिख लीजिए, उसमें लिखिए द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ, द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ यानी सरफेस, द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ पर किसी रेखा के, किसी रेखा के लंबवत, किसी रेखा के लंबवत उसकी प्रति इकाई लंबाई पर कार्य करने वाला बल, उसकी प्रति इकाई लंबाई पर कार्य करने वाला बल जो पृष्ठ के स्पर्श, पृष्ठ के स्पर्श रेखीय दिशा में होता है, पृष्ठ के स्पर्श रेखीय दिशा में होता है।
पृष्ठ तनाव कहलाता है। ठीक है, समझ में आया? तो ये बल है, ये बल कार्य करता है प्रति इकाई लंबाई के लंबवत और पृष्ठ की स्पर्श रेखीय दिशा के अनुदिश होता है। ठीक है, तो उस बल को, जो बल उसकी प्रति इकाई लंबाई पे कार्य कर रहा है पृष्ठ की, उसको क्या बोलेंगे कि वो उसका पृष्ठ तनाव है। ठीक है, तो सिंपल याद रखना है, बल प्रति इकाई लंबाई को क्या बोलेंगे? पृष्ठ तनाव। तो बल प्रति इकाई लंबाई, यदि एक सेंटेंस में छोटा सा याद रखना है तो बल प्रति इकाई लंबाई, यही क्या होता है? पृष्ठ तनाव होता है। ठीक, इंग्लिश में बोलोगे तो फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब यहां पे जो एसआई इसका मात्रक होगा, तो सबको पता ही है बल का क्या होता है? न्यूटन, और लंबाई का होता है मीटर, तो क्या बोलोगे? न्यूटन पर मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। अब इसका जो विमीय सूत्र होगा, इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा, ठीक है, तो बल का क्या होता है? फोर्स का क्या होता है? एम एल टी माइनस टू। लंबाई का क्या हो जाएगा? एल 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 कट जाएगा, तो एम एल नॉट टी माइनस टू। तो ये इसका यहाँ पे विमीय सूत्र हो जाएगा। ठीक, तो इसका ये विमीय सूत्र यहाँ पे हो जाएगा। अब पृष्ठ तनाव जो होता है ये किस पर निर्भर करता है? ऐसे कौन से कारक हैं, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो पृष्ठ तनाव को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं? ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे कि पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले कारक, कारक यानी फैक्टर अफेक्टिंग सरफेस टेंशन। तो इसमें एक होता है द्रव में विलेय पदार्थ, यानी कि ऐसे पदार्थ जो द्रव में डिसॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं। ठीक है, तो द्रव में विलेय पदार्थ, ठीक है, द्रव में डिसॉल्व मटेरियल जो है वो पृष्ठ तनाव को प्रभावित करेंगे। तो वो कैसे प्रभावित करेंगे? यदि कोई अधिक घुलनशील पदार्थ है, ठीक है, तो वो पृष्ठ तनाव को बढ़ा देगा। ध्यान से सुनना कि यदि अधिक घुलनशील पदार्थ है, तो अधिक घुलनशील पदार्थ का मतलब क्या है? तो जैसे नमक है, नमक जल में पूर्णतः घुल जाता है। ठीक है, शक्कर है, शक्कर जो है वो जल में पूर्णतः घुल जाती है। तो यदि अधिक अधिक घुलनशील पदार्थ होंगे, अधिक घुलनशील पदार्थ पृष्ठ तनाव को बढ़ाते हैं, पृष्ठ तनाव को बढ़ाते हैं। तो यदि बोलेगा कि भाई जल में नमक मिला देंगे या शक्कर मिला देंगे, तो पृष्ठ तनाव क्या होगा? वहां पे बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसी में भी एक दूसरा भी है कि कम घुलनशील पदार्थ, कम घुलनशील पदार्थ, ठीक है, अब कम घुलनशील पदार्थ जैसे क्या हो गया आपका? मिट्टी का तेल हो गया, ये चिकनाई हो गई, चिकनाई घुलती है क्या? नहीं। ठीक है, जैसे साबुन हो गया। तो ये जो कम घुलनशील पदार्थ हैं ये पृष्ठ तनाव को क्या करते हैं? घटा देते हैं। डेटॉल हो गया, डेटॉल, ठीक है, तो ये सभी क्या करेंगे? और आपका वो फिनाइल होता है, बहुत से पदार्थ हैं फिनाइल। ठीक है, तो कम घुलनशील पदार्थ पृष्ठ तनाव को घटाते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि अधिक घुलनशील पदार्थ है या कम घुलनशील पदार्थ है। अधिक घुलनशील पदार्थ है, शक्कर है, नमक है,
तो पृष्ठ तनाव को बढ़ा देगा, और कम घुलनशील पदार्थ है तो वो पृष्ठ तनाव को घटा देगा। ठीक है। इसके बाद में द्रव की सतह पर संदूषण, संदूषण को बोलते हैं कॉन्टामिनेशन। तो द्रव की सतह पर संदूषण का मतलब क्या है? जैसे कि द्रव की सतह पर मिट्टी, तेल है, चिकनाई है, ग्रीस है। ठीक है। तो इनको क्या बोलेंगे कि द्रव की सतह पे क्या हो गया? संदूषण हो गया है। ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे? संदूषण कहलाएंगे। पृष्ठ तनाव को घटाते हैं, पृष्ठ तनाव को घटाते हैं। इसके अलावा जो तापक्रम होता है, टेम्परेचर होता है, ठीक है, तो तापक्रम बढ़ाने पर जो पृष्ठ तनाव है वो घट जाता है। तापक्रम बढ़ाने पे क्या होगा? गैस के जो, इसके जो अणु हैं जल के, वो दूर दूर भागेंगे, उनके मध्य जो आकर्षण बल है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो पृष्ठ तनाव का मान क्या होगा? वहां पे घट जाएगा। समझ में आई ना बात? तो यहाँ पे तापक्रम बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव घटता है। तो तापक्रम बढ़ाने पर जो पृष्ठ तनाव है वो घटता है ना, क्योंकि गैस, इसके जो द्रव के अणु है दूर दूर भागेंगे, और दूर दूर भागने से उनके मध्य ससंजक बल कम हो जाएगा, और ससंजक बल कम होने से पृष्ठ तनाव वहां पे कम हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे किस तापक्रम पर, तापक्रम बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव घट रहा है, तो किस तापक्रम पर पृष्ठ तनाव घटते घटते शून्य हो जाएगा? तो वो द्रव के क्वथनांक पर। तो ये आपको याद रखना है कि द्रव के क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट पर पृष्ठ तनाव शून्य हो जाता है। तो द्रव के बॉइलिंग पॉइंट पर, उसके क्वथनांक पर पृष्ठ तनाव का मान क्या होता है? शून्य हो जाता है। ठीक। तो यहां पर देखेंगे कि पृष्ठ तनाव के जो उदाहरण हैं और इसके जो अनुप्रयोग हैं, एप्लीकेशन है। ठीक है। तो उदाहरण और अनुप्रयोग, पृष्ठ तनाव के उदाहरण और अनुप्रयोग, यानी एग्जाम्पल एंड एप्लीकेशन। तो सरफेस टेंशन के एग्जाम्पल और एप्लीकेशन यहां पे देखेंगे। तो जैसे यहां पे देखेंगे कि पानी की पृष्ठ पर, पृष्ठ यानी सतह पर, सुई का तैरना किसके कारण है? ये पृष्ठ तनाव के कारण है। पानी से भीगे पानी से भीगे ब्रश के बालों का एक साथ रहना, एक साथ चिपके रहना, तो ये भी किसी कारण से है? पृष्ठ तनाव के कारण है। ठीक। कपूर का
पानी पर तैरना, तो कपूर जो पानी पर तैर रहा है ये भी पृष्ठ तनाव के कारण है। पानी या पानी की बूंदों का गोलाकार होना, पारे की बूंदों का गोलाकार होना पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो पारे है मरकरी है, पारा है मरकरी है ना, कैसी धातु है वो, लिक्विड मेटल, तरल धातु है ना, पारा तरल धातु है, लिक्विड मेटल है। तो पारे की बूंद का गोलाकार होना किसके कारण है, पृष्ठ तनाव के कारण। तो पारे की जो छोटी बूंद होती है वो कैसी होती है, गोलाकार होती है। ठीक है, तो पारे की जो छोटी बूंद होंगी वो कैसी होंगी, गोलाकार। तो ये किसके कारण है, तो ये पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक, लेकिन इसकी जो बड़ी बूंद होती है, मेटल है ना, धातु है ना, भारी है, वेट ज्यादा रहता है उसका, तो यदि बड़ी बूंद होगी ना तो बड़ी बूंद कैसी होगी, वो अंडाकार हो जाएगी, अंडाकार, यानी कुछ चपटी हो जाएगी। ठीक, तो यदि एक है आपकी ऐसे गोलाकार है और एक आपकी जो है वो इस प्रकार से ऐसा चपटी हो गई, ऐसा, इसको भी गोल होना था लेकिन ये क्या हो गई, ऐसे कुछ ऐसा चपटी हो गई। तो चपटी क्यों हो गई, इस पे ग्रेविटी काम कर रही है, इस पे गुरुत्व काम कर रहा है, तो गुरुत्व बल के कारण ये क्या हो जाएगी, चपटी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इस समय गुरुत्व बल जो है वो पृष्ठ तनाव से ज्यादा हो गया है, तो उसको वो चपटा कर देगा। छोटी बूंद पे गुरुत्व बल उतना ज्यादा नहीं होता है, छोटी बूंद में पृष्ठ तनाव ज्यादा रहता है, अभी आगे पढ़ेंगे, जितनी जल्दी छोटी बूंद होगी उस पर पृष्ठ तनाव उतना ज्यादा रहेगा। तो पृष्ठ तनाव ज्यादा होगा तो छोटी बूंद गोलाकार रहेगी, और बड़ी बूंद चपटी क्यों होती है, तो इसको याद रखना है, गुरुत्व बल के कारण। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बड़ी बूंद जो है वो चपटी हो जाती है पारे की। ठीक है, ठीक, तो जैसे क्या होता है कि जो शीशा होता है, कांच होता है, कांच के छोटे छोटे छर्रे बनाते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, कांच को गला देते हैं और गलाकर फव्वारे के रूप में ऊपर से गिराते हैं। तो फव्वारे के रूप में गिरेगा तो कैसी आकृति हो जाएगी उसकी, गोलाकार हो जाएगी बूंदों की। और जब वो पानी में गिर के ठंडा होगा तो कैसा बन जाएगा, वो गोलाकार। ठीक है, तो यदि बोलेगा कि शीशे के छर्रे बनाने के लिए, छर्रे कैसे होते हैं, गोलाकार होते हैं, शीशे के छर्रे बनाने के लिए उसे गलाकर फव्वारे के रूप में पानी में गिराते हैं। तो पानी में गिराने से वो गोलाकार आकृति में छर्रे के रूप में हमको मिल जाता है। ठीक, तो ये सभी जो हैं ये किसके उदाहरण हैं, यहाँ पे पृष्ठ तनाव के उदाहरण हैं। ठीक, अब यहाँ पे जो पृष्ठ तनाव है इसको हम कम कर लेते हैं और उसका उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इसका अनुप्रयोग में, उपयोग में हम क्या बोलेंगे कि हम क्या करते हैं कि जल में साबुन को घोल देते हैं। तो जल में साबुन घोलने से पृष्ठ तनाव क्या होता है, घट जाता है। तो यदि हम क्या करते हैं कि जल में साबुन या डिटर्जेंट, एक ही बोलता है ना, साबुन बोलो या डिटर्जेंट बोलो, साबुन घोलने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है। इससे कपड़े अच्छे से साफ होते हैं।
ठीक है। तो जब हम पानी में साबुन को या डिटर्जेंट को घोल देंगे, जो पृष्ठ तनाव होगा वो क्या हो जाएगा, वहां पे घट जाएगा। तो जो कपड़ों के बीच में छिद्र होते हैं, जहां पे गंदगी जमी होती है, वहां तक पानी जाएगा और वहां से गंदगी को वो निकालेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम साबुन का उपयोग करते हैं। इसी तरह से टूथपेस्ट का यूज करते हो आप। ठीक है, तो इसी तरह से क्या करते हो, टूथपेस्ट का यूज करते हो। तो टूथपेस्ट क्या करता है, तो टूथपेस्ट, ठीक है, जल के पृष्ठ तनाव को घटाता है। जल के, क्या हो गया, पृष्ठ तनाव को घटाता है। ठीक है, अब पृष्ठ तनाव घट जाएगा तो आपके दांत अच्छे से साफ होंगे, है ना। दांत अच्छे से साफ होते हैं। ठीक है, पानी भरे गड्ढे में, ठीक है, मिट्टी तेल डालने पर पृष्ठ तनाव घटता है। इससे मच्छर व लार्वा पानी में डूब जाते हैं। ठीक है, तो मच्छर है, लार्वा है, वो सब क्या होंगे, यहाँ पे पानी में डूब जाएंगे। तो इस तरह से ये सब पृष्ठ तनाव के उदाहरण है। अब जैसे कि घर में कपड़े होंगे, चादर वगैरह धोते होंगे, है ना। तो चादर वगैरह धोने के लिए क्या करते हैं, जब बहुत ज्यादा यूज कर लिए हो तो गर्म पानी का यूज करते हैं। ठीक है, या किचन वगैरह के कपड़े वगैरह होते हैं ना, उसको साफ करने के लिए, धोने के लिए किसका यूज करते हैं, गर्म पानी का यूज करते हैं। तो क्यों यूज करते हैं, क्योंकि गर्म पानी क्या करता है, पृष्ठ तनाव को घटा देता है। तो पृष्ठ तनाव है ना, अभी लिखे थे, पानी को गर्म करने से, ताप में वृद्धि करने से पृष्ठ तनाव घटता है, तो कपड़े जो हैं वो जल्दी से साफ होंगे। ठीक है, तो गर्म पानी जो होता है, गर्म पानी कपड़ों को ज्यादा अच्छी तरह साफ करता है। तो ये सब उपयोग हम घर में करते हैं, लेकिन उसका कारण, भौतिक कारण हमको नहीं पता है, और उसका भौतिक कारण क्या होता है, पृष्ठ तनाव होता है। ठीक है, तो ये सब दैनिक जीवन में हम ये सभी कार्य करते हैं। ठीक है, हमें पता हो या नहीं पता हो। ठीक, तो समझ में आया कि कैसिकत्व या कैपिलरिटी का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि एक समान त्रिज्या की पतली नली को क्या बोलेंगे हम, केस नली। तो जैसे हम देखेंगे कि ये एक समान त्रिज्या की होनी चाहिए, ऐसा नहीं ऊपर से चौड़ी नीचे से पतली। ठीक है, तो एक समान त्रिज्या की जो पतली नली होगी, ऐसा बहुत मोटा पाइप नहीं, पतली नली होगी, उसको क्या बोलेंगे हम, वहां पे केस नली बोलेंगे। तो इस केस नली को लेकर के हमने क्या किया, पहले पानी में डुबोया। तो जब इसको पानी में डुबोया तो हमने देखा कि पानी इसमें ऊपर चढ़ गया। ठीक, और उसी केस नली को लेके जब हमने किस में डुबोया, पारे में, तो हमने देखा कि पारे का जो स्तर है वो इसमें क्या हो गया, यहाँ पे नीचे गिर गया। तो पारे का स्तर केस नली में सतह से नीचे गिर गया, और पानी का जो स्तर है वो सतह से क्या हो गया, ऊपर चढ़ गया। ठीक है, तो यहां पर ऐसा हुआ क्यों, ऐसा होता क्यों है। तो हमने ये देखा कि ये जो पानी चढ़ रहा है या पानी, पारा घट रहा है, तो किसी भी केस नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे दबने की जो घटना है, उसी को क्या बोलते हैं, यहाँ पे केशिकत्व कहते हैं। तो केशिकत्व का मतलब है केस नली में द्रव का ऊपर चढ़ना या द्रव का नीचे घटना, वो केशिकत्व कहलाता है। ठीक है, अब यहां पर हमने देखा कि ऐसा होगा क्यों। तो ऐसा होता इसलिए है
कि यहाँ पे जो ये द्रव है, ठीक है, इस द्रव के ऊपर में क्या हो रहा है, वायुमंडलीय दाब काम कर रहा है यहाँ पे। तो एक यहाँ पे ये वायुमंडलीय दाब काम कर रहा है। दूसरा, ये जो द्रव है, ये द्रव भी क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ एक बल आरोपित कर रहा है। तो द्रव का दाब ऊपर की तरफ कार्य कर रहा है और वायुमंडलीय दाब नीचे की तरफ कार्य कर रहा है। तो यदि वायुमंडलीय दाब का मान क्या होता है, द्रव के दाब की तुलना में, द्रव का जो आंतरिक दाब है उसकी तुलना में ज्यादा होता है, तो ये इसको ऐसा दबाएगा। तो दबाएगा, तो जब ये नीचे दबाएगा तो ये ऊपर से चढ़ जाएगा। यहाँ बात समझ में आ रही है ना? तो जब ये नीचे से वायुमंडल इसको दबाता है, वायुमंडलीय दाब दबाता है, तो ये केस नली में ऊपर चढ़ जाता है, क्योंकि इस समय जो वायु दाब होता है वो द्रव के अंदर के दाब की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, तो यहां पे हम देखेंगे कि इस समय द्रव की जो ये सतह है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मेनिस्कस बोलते हैं। और ये मेनिस्कस जो है, द्रव की सतह हमको कैसी दिखाई दे रही है, अवतल दिखाई देती है। इसके अंदर भी द्रव की सतह कांच की नली के अंदर कैसी दिखाई देगी, हमको अवतल दिखाई देगी। ठीक, दूसरा यहाँ पे देखते हैं कि जब पारा है, तो पारा जो है इसमें भी वायुमंडलीय दाब काम कर रहा है, तो वायुमंडलीय दाब इसको नीचे की ओर दबा रहा है, और पारे का जो आंतरिक दाब है वो इसको क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ दाब लगा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो पारे का जो आंतरिक दाब है वो ज्यादा है किससे, तो उसके कारण जब ये दाब ज्यादा है तो ये दाब यहां से ऊपर की तरफ इसको खींचेगा, ऊपर की तरफ इसको खींचेगा। ठीक है, तो इसलिए इसमें पारे का स्तर क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो वायु दाब होता है वो ज्यादा होता है, और यहाँ पे जो वायु दाब होता है वो पारे के दाब की तुलना में कम होता है, इसलिए उसका स्तर जो है वो नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो कौन सा द्रव चढ़ेगा और कौन सा द्रव नीचे गिरेगा, तो ये किस पर निर्भर करेगा, तो ये निर्भर करता है कि कौन सा द्रव चढ़ेगा और कौन सा गिरेगा। तो जो द्रव कांच को भिगोता है, जैसे जल कांच को भिगोता है, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर चढ़ जाएगा। जिसका मेनिस्कस कैसा होता है, अवतल होता है, वो द्रव ऊपर चढ़ जाएगा। ठीक है, जिसका स्पर्श कोण कैसा होता है, एक न्यून कोण होता है, 90 डिग्री से कम होता है, वो ऊपर चढ़ेगा। या बोलेंगे जिसका आसंजक बल जो होता है वो ससंजक बल की तुलना में ज्यादा होता है, वो ऊपर चढ़ेगा। उसका जस्ट अपोजिट केस नली में नीचे गिरने वाला द्रव हो जाएगा। ठीक है, तो जो कांच को नहीं भिगोता है, पारा कांच को नहीं भिगोता है, तो वो नीचे गिर जाएगा। जिसका मेनिस्कस कैसा होता है, उत्तल होता है, वो नीचे गिर जाएगा। जिसका स्पर्श कोण क्या होता है, अधिक, तो इसका स्पर्श कोण कल परसों हमने देखा था, ऐसा बनता है यहाँ पे, ये अधिक कोण होता है ये। ठीक, तो 90 डिग्री से अधिक होता है ना, तो वो नीचे गिर जाएगा। जिसका ससंजक बल, पारे का ससंजक बल पारे और कांच के आसंजक बल से अधिक होता है, तो जिसका ससंजक बल आसंजक बल से ज्यादा होता है वो नीचे गिर जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। अब यहां पर इसके बाद में देखेंगे कि इसके जो उदाहरण है, इसके जो एग्जाम्पल हैं, और उसके बाद देखेंगे कि भाई ये केशिकत्व किसकी वजह से हो रहा है, केशिकत्व होने का क्या कारण है। ठीक है, तो केशिकत्व भी किसके कारण से होता है, सरफेस टेंशन के कारण होता है। ठीक है, तो उसको एक लिख लो, आगे पढ़ेंगे इसको, फिर भी एक बार आप, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि केशिकत्व का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि केशिकत्व सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण होता है। तो यानी कि केस नली में जो द्रव ऊपर चढ़ रहा है या नीचे दब रहा है वो किसके कारण से हो रहा है, सरफेस टेंशन के कारण होता है। ठीक है, उसको आगे देखेंगे। पहले यहाँ पे केशिकत्व का दैनिक जीवन में क्या उदाहरण और अनुप्रयोग है, तो केशिकत्व के उदाहरण और अनुप्रयोग। ठीक, तो जैसे कि आप लोग लिखते हो बॉल पेन, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है, तो केशिकत्व के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि बॉल पेन केशिकत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है।
ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। ये पूछा जा सकता है कि बॉल पेन किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जैसे इंक पेन होता है, उसमें सामने निब लगी होती है, निब के नीचे में जिब होती है, और जिब में एक पतली सी लाइन लगी होती है, तो वो क्या बन जाती है, केस नली बन जाती है। ठीक है, तो वहां पे भी केस नली बन जाती है, जिससे कि जो द्रव है, ठीक है, वो आसानी से उसमें चढ़ जाता है और हम उसको आसानी से लिख पाते हैं। देखिए हो नहीं, आप लोग, बहुत लोग नहीं यूज किए होंगे, इंक वाला यूज किया हो पेन, जो जिब होती है उसके अंदर क्या होता है, एक लाइन लगी होती है, उसके ऊपर निब लगाते हैं, है ना। तो यहाँ पे इंक पेन की जेब में एक गहरी लाइन केस नली का कार्य करती है। ठीक है, तो इससे लिखने में आपको आसानी होती है। इसके अलावा जैसे देखिए कि लालटेन वगैरह होती है, या पहले घरों में जलाते थे, है ना, लालटेन आप लोग देखे हो कि नहीं पता नहीं। तो लालटेन जो होती है उसमें क्या होता है, इस प्रकार से एक, ठीक, इसके अंदर में एक बत्ती ऐसे निकली होती है और पूरी बत्ती इसके अंदर डूबी होती है, और यहाँ पे क्या होता है, मिट्टी तेल वगैरह डाल देते हैं। तो मिट्टी तेल जो है इसके ऊपर चढ़ के यहाँ तक आ जाता है और ये जलते रहती है। ठीक है, या दिया देखे होगे, दिया में बत्ती लगाते हैं तो जलते रहती है, तो ऊपर तक तेल कैसे आ जाता है, केशिकतों के कारण। ठीक है, तो दिया या लालटेन की बत्ती में केशिकत्व के कारण तेल ऊपर चढ़ता है। देखिए होगे, अगर पानी इधर पानी ऐसे और मिट्टी का कोई डला यहाँ पे रख देते हैं, मिट्टी का जो कोई ढेला रख देते हैं, तो वो ढेला रिस के पानी उसके ऊपर से चढ़ जाता है, पूरा गीला हो जाता है। ठीक है, तो किसके कारण से होता है वो, केशिकत्व के कारण। तो मिट्टी के ढेले को पानी में रखने पर उसका ऊपर तक गीला होना, तो ये केशिकत्व के कारण होता है। ठीक है, अब देखोगे कि जो खेत वगैरह में जैसे बारिश गिर गई, है ना, बारिश गिरने के बाद में क्या करते हैं, गुड़ाई वगैरह करते हैं। तो बारिश गिरी खेत के अंदर, ये मिट्टी है यहाँ पे, अंदर का अंदर पूरी क्या हो गई है, गीली हो गई है, अंदर पानी के अंदर चले गया। फिर सन निकलता है, सूरज निकलता है, तो उसके कारण अंदर का पानी क्या होता है, गर्म होकर के भाप बन के ऐसे उड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाती है, ऐसे केस नली बन जाती है। तो केस नली से पानी क्या होगा, भाप बन के ऐसे उड़ जाएगा। तो किसान क्या करेगा, गुड़ाई कर देगा, इधर गुड़ाई कर देगा ऊपर में, और केस नली के ऊपर के भाग को तोड़ देगा, तो पानी ऊपर नहीं निकलेगा, जमीन में आर्द्रता बनी रहेगी। ठीक है, तो किसान जो गुड़ाई करता है वो, उसको पता नहीं है क्यों कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसको पता है कि नीचे आर्द्रता रहेगी। ठीक है, भौतिक कारण नहीं पता है, लेकिन उसको व्यवहारिक कारण पता है। ठीक है, कि नीचे जमीन के अंदर क्या रहेगी, आर्द्रता रहेगी। ठीक है, तो जमीन के अंदर आर्द्रता यानी मॉइस्चर बनाए रखने के लिए किसान खेत की गुड़ाई करता है। इससे मिट्टी में बनी केस नली टूट जाती है। तो मिट्टी में जो केस नली बन गई है वो टूट जाएगी और जमीन के अंदर आर्द्रता बनी हुई यहाँ पे रहेगी। ठीक, जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों के की जो जड़ होती है, ऐसे जड़ है पेड़ पौधों की,
अब उसका जो तना है, उसकी जो पत्तियां हैं, ठीक है, वहां तक जल कैसे पहुंचेगा, दूसरे खनिज लवण कैसे पहुंचेंगे, तो वो सभी किसके कारण से पहुंचते हैं, केशिकत्व के कारण। ठीक है, तो केशिकत्व के कारण पेड़ पेड़ के तने व पत्तियों तक जल व अन्य लवण पहुंचते हैं। तो इस तरह से जो अनुप्रयोग हैं ये कैसा है, कैसे कहते हो कि दीवार में, बारिश में दीवार में क्या जाती है, सीलन, तो बारिश में आंतरिक दीवारों में सीलन आना। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल हैं, मिट्टी का जो घड़ा होता है, पानी रिसकर बाहर आना, ठीक है, तो ये सब जो एग्जाम्पल हैं ये यहाँ पे केशिकत्व के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक, हो गया, नोट कर लिए। अब जो केस नली में द्रव जो कितना ऊपर चढ़ेगा, या हमें पता है कि भाई वो इतना ऊपर चढ़ेगा, ठीक है, तो केस नली की त्रिज्या में, सरफेस टेंशन में, या फिर द्रव की ऊंचाई में और सरफेस टेंशन में क्या संबंध होगा, ठीक है, तो उसको यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई एक ये बर्तन है और इसमें हमने क्या करा है, यहाँ पे ऐसा जल को ले लिया, जल है, वाटर है, और इसमें हमने क्या कर दिया, ऐसे केस नली को डुबो दिया। थोड़ा बड़ा बना देते हैं केस नली को, इसे ऐसे चौड़ी बना देते हैं। तो हमने क्या किया है, इसमें केस नली को ऐसा डुबो दिया। तो जब केस नली को हमने डुबोया है तो यहाँ पे हम देखेंगे ये जल की सतह है यहाँ पे ये, ठीक, और ये जो केस नली है इसमें ये जल की सतह है, ठीक। तो हमने पढ़ा था कि जो स्पर्श कोण होता है वो यहाँ पे काम करता है, और स्पर्श कोण जो होता है वो कैसे कार्य करेगा, तो स्पर्श कोण जो होता है किसको बोलते हो, स्पर्श बिंदु से द्रव की जो ये मेनिस्कस है इसकी सतह के साथ में खींची गई स्पर्श रेखा, इसके साथ जो कोण बनाएंगे उसको स्पर्श कोण बनेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये क्या बन जाएगा, ऐसा एक स्पर्श कोण बन जाएगा, ठीक है। तो जो पृष्ठ तनाव होता है, पृष्ठ तनाव कैसे कार्य करता है, जैसे कोई द्रव इस प्रकार से है ये, ठीक है, तो पृष्ठ तनाव जो है वो इस प्रकार से यहाँ पे ऐसा इसकी सतह के साथ काम करेगा। यदि कोई द्रव जो है वो इस प्रकार से है तो पृष्ठ तनाव जो है वो इस प्रकार से यहाँ पे कार्य करेगा। यदि कोई द्रव इस प्रकार से है तो जो पृष्ठ तनाव है वो इस प्रकार से यहाँ पे काम करता है, ठीक। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो पृष्ठ तनाव है वो पृष्ठ तनाव भी कैसा कार्य कर रहा होगा, इसी दिशा में, स्पर्श की दिशा में काम कर रहा होगा, ठीक। तो सरफेस टेंशन जो है, पृष्ठ तनाव जो है वो इस स्पर्श रेखी दिशा में ही काम करेगा। आई बात समझ में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पृष्ठ तनाव जब इस दिशा में काम कर रहा है, स्पर्श की दिशा में, तो इसके विपरीत क्या होता है, एक प्रतिक्रिया बल होता है। तो इसके विपरीत क्या करेगा, एक प्रतिक्रिया बल, रिएक्शन फोर्स ना, नॉर्मल रिएक्शन जो होता है वो कार्य करेगा, ठीक। क्या होता है कि जो कांच है, इस कांच के ऊपर में ये जो द्रव है, जो जल है, वो क्या कर रहा है, बल लगा रहा है। तो यहाँ पे इस द्रव के ऊपर में ये कांच भी बल लगाएगा। तो ये जो क्रिया है, इस क्रिया की क्या होगी, प्रतिक्रिया होगी। तो ये क्या है, सरफेस टेंशन है, पृष्ठ तनाव है।
जो स्पर्श रेखा की दिशा में यहाँ पे कार्य करेगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पे हम देखेंगे इसी का ये रिएक्शन फोर्स है, तो इसके यहाँ पे क्या होंगे, दो घटक होंगे, क्योंकि ये ऊर्ध्वाधर से कितने डिग्री पे है, थीटा डिग्री पे। तो इसके जो दो घटक होंगे, एक घटक होगा इसका क्षैतिज घटक जिसको बोलेंगे आर साइन थीटा, और दूसरा इसका होगा यहाँ पे ऊर्ध्वाधर घटक जिसको क्या बोलेंगे आर कॉस थीटा। ठीक है, ये स्पर्श कोण है थीटा, ये भी कोण कितना होगा थीटा। ठीक, तो यहाँ पे जो आर कॉस थीटा है ये किस दिशा में लग रहा है, ऊपर की ओर, तो ये द्रव को क्या करेगा, ऊपर की ओर चढ़ाएगा। ठीक है, तो ये जो आर कॉस थीटा है ये किसके कारण है, पृष्ठ तनाव के कारण है। तो हम बोलेंगे कि द्रव को ऊपर चढ़ाने के लिए कौन मदद कर रहा है, आर कॉस थीटा, यानी कि पृष्ठ तनाव जो है उसको ऊपर चढ़ाने में वहां पे मदद करता है। ठीक है, तो पृष्ठ तनाव के कारण ही क्या होता है यहाँ पे ये कैपिलरिटी होती है, यानी केशिकत्व होता है। तो हमने लिखा था केशिकत्व किसके कारण से होता है, पृष्ठ तनाव के कारण ये केशिकत्व यहाँ पे होता है। ठीक, तो जब इस तरह से द्रव ऊपर चढ़ेगा तो यहाँ पे जो पृष्ठ तनाव होगा उस पृष्ठ तनाव की गणना करनी पड़ेगी कि यहाँ पे पृष्ठ तनाव का मान कितना होगा। तो उस पृष्ठ तनाव की यहाँ पे गणना की गई। ठीक है, तो उस पृष्ठ तनाव का मान हमारे पास में आया आर एच। ठीक है, आर यानी इसकी त्रिज्या हो गई, एच यानी द्रव की ऊंचाई हो गई, कितनी ऊंचाई तक चढ़ा है वो, है ना, ऊंचाई कहाँ से लेंगे, यहाँ से, इसकी ऊंचाई हो गई, कितनी ऊंचाई तक चढ़ा है। ठीक, दूसरा यहाँ पे हो गया द्रव का घनत्व हो गया। ठीक है, और गुरुत्वीय त्वरण हो गया, और बटा हो गया 2 cos थीटा। ठीक है, तो ये जो है cos थीटा है वो आएगा, और 2 एक व्यंजक आता है कैलकुलेशन में, तो ये पृष्ठ तनाव जो होता है उसका मान यहाँ पे आता है। तो ये जो पृष्ठ तनाव है इसकी वैल्यू कितनी होती है, किस पे निर्भर करती है, त्रिज्या पे, इसकी द्रव की ऊंचाई पे, ठीक है, और निर्भर करती है इसके घनत्व पे, द्रव के घनत्व पे, और गुरुत्वीय त्वरण पे, और जो हमारा यहाँ पे स्पर्श कोण है उस स्पर्श कोण की कोसाइन वैल्यू पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे जो आर एच होता है, ये आर एच क्या होता है, एक स्थिरांक होता है। ठीक है, आर एच क्या होता है, स्थिरांक। क्यों स्थिरांक होता है, यदि हम आर एच की वैल्यू निकालें यहाँ पे, तो आर एच को जब हम निकालेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2t cos थीटा अपॉन डी बाई जी। आर एच निकालोगे तो क्या लिखोगे, 2t cos थीटा बाई डी बाई जी। ठीक है, तो यहाँ पे द्रव का घनत्व कांस्टेंट है, स्थिर है, गुरुत्वीय त्वरण भी स्थिर है। ठीक है, जो पृष्ठ पे तनाव है वो भी स्थिर है। ठीक है, और स्पर्श कोण भी स्थिर है। तो जब ये सभी स्थिर हैं तो ये क्या बन जाता है, नियतांक होता है। तो आर एच को क्या बोला जाता है, यहाँ पे क्या होगा, ये एक नियतांक होगा। ठीक है, तो जब आर एच एक नियतांक है, ठीक है, एक कांस्टेंट है, तो हम बोल सकते हैं कि एच जो होगा वो आर के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी कि इस पे जो द्रव चढ़ेगा, ठीक है, उसकी जो ऊंचाई होगी वो केस नली की त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होगी। जितनी पतली नली होगी उतना ऊंचाई ज्यादा रहेगी। ठीक है, और जितनी चौड़ी नली होगी उतना ऊंचाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरा यहाँ पे निर्भर करता है किस पे, गुरुत्वीय त्वरण पे। ठीक है, तो यदि हम देखेंगे ऊंचाई और गुरुत्वीय त्वरण में क्या संबंध होगा, तो ऊंचाई जो होगी वो भी गुरुत्वीय त्वरण के क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी। ठीक, तो ऊंचाई भी गुरुत्वीय त्वरण के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी। इसका मतलब है कि जहां पे गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होगा वहां पे ऊंचाई क्या होगी, ज्यादा होगी। तो पृथ्वी के केंद्र पे गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, शून्य होता है, तो वहां पे अनंत ऊंचाई हो जाएगी केश नली में। ठीक है, या फिर जैसे हम देखेंगे उपग्रहों वगैरह में, उपग्रहों में गुरुत्व का मान क्या होता है, शून्य होता है ना, भारीनता का अनुभव होता है, शून्य होता है। तो वहां पे उपग्रह पड़ेगा ना, उपग्रह पे, उपग्रहों पे, ग्रह नहीं उपग्रह, उपग्रहों पे गुरुत्व का मान क्या होता है, शून्य होता है। तो वहां पे भी केस नली पे द्रव क्या होगा, ऊपर तक चढ़ जाएगा। वो नली कितनी भी लंबी हो तो उसमें पूरा ऊपर तक चढ़ जाएगा। बात समझ आई। लेकिन यदि बोलता है कि हमको पता है कि इस नली में जो द्रव है वो 10 मीटर चढ़ेगा, हमको पता है 10 मीटर चढ़ेगा, और हमारी जो केस नली है वो 5 मीटर की है, हमने गणना कर लिया और गणना करके निकाला कि हमारी केस नली में द्रव कितना चढ़ेगा, 10 मीटर।
10 मीटर चढ़ेगा। पर हमारी केस नली कितनी है, तो केस नली को डुबाएंगे तो क्या होगा, बाहर नहीं गिरेगा। बात समझ में आ रही है। तो यदि हमको पता है कि द्रव की ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर चढ़ेगा, लेकिन केस नली उससे छोटी है, तो केस नली को डुबाने पर जो द्रव है वो बाहर नहीं गिरेगा, वो केस नली के ऊपर में, केस नली के ऊपर में यहाँ पे एक बड़ी सी बूंद के रूप में क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। ठीक है, और बाकी जो जल होगा उसको अब ऊपर चढ़ने नहीं देगा। बात समझ में आ रही ना। और लेकिन वो बाहर नहीं गिरेगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछेगा यदि कि केस नली की लंबाई कम है और द्रव के चढ़ने की ऊंचाई ज्यादा है, तो द्रव बाहर गिर जाएगा या नहीं गिरेगा, तो द्रव वहां पे बाहर में नहीं गिरेगा। ठीक है, तो इसको कल एक बार देखेंगे, फिर उसके बाद में आगे लिखते हैं।